स्वतंत्रता की अवधारणा में आज स्वतंत्रता के प्रकार और स्वतंत्रता का संरक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। व्यापक अर्थ में स्वतंत्रता बहुमुखी अवधारणा है, जिसके विविध रूप या प्रकार हैं जो इस प्रकार हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता। इस अवधारणा का मानना है कि स्वतंत्रता प्रकृति की देन है। मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसका अर्थ है मनुष्य के कार्यों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का न होना। समझौतावादी विचारकों का मत है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य को इसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस धारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति की देन है और यह निरपेक्ष होती है तथा मनुष्य की स्वतंत्रता पर राज्य या समाज द्वारा किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। प्राकृतिक शब्द के कई अर्थ होते हैं और कई अर्थों में इस स्वतंत्रता की व्याख्या की गई है। हाफ्स, लॉक, रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है और तीनों ने प्राकृतिक अवस्था का अलग अलग चित्रण किया है। हाफ्स ने प्राकृतिक अवस्था को सतत युद्ध की अवस्था, विषमता की दशा माना है तथा उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत केवल आत्मरक्षा का नियम प्रचलित था। लॉक के अनुसार शांति, सहयोग, सद्भावना की अवस्था थी। उन्होंने तीन प्राकृतिक अधिकारों की बात की: जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था परम आनंद व सुख की अवस्था थी, जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र व सुखी था। आदिम प्राकृतिक अवस्था आदर्श थी। रूसो स्वतंत्रता को अपनी कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट के प्रारंभ से ही महत्व देते हुए लिखता है कि मानव स्वतंत्र पैदा होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बना हुआ है। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता मनुष्य का परम आंतरिक तत्व है। स्वतंत्रता व्यक्ति द्वारा नैतिक आत्मनिर्णय की क्षमता है। सामान्य इच्छा के प्रति समर्पण स्वतंत्रता बढ़ाता है। लेकिन प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा के आलोचकों का मानना है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार निरर्थक है। मानव समाज में इसका प्रचलित होना संभव नहीं है। सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए जो सामाजिक बंधनों द्वारा नियमित हो। अगर सभी व्यक्ति प्राकृतिक स्वतंत्रता का उपभोग करेंगे तो समाज में मत्स्य न्याय की स्थिति पैदा हो जाएगी। प्राकृतिक स्वतंत्रता आधुनिक समय में व्यावहारिक नहीं है। व्यवहार में प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ है केवल शक्तिशाली या बलवान व्यक्तियों की स्वतंत्रता। इसलिए सामूहिक हित व निर्बलों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्वतंत्रता को सीमित करना आवश्यक है। किंतु जैसा कि आशीर्वादम के अनुसार एक मायने में प्राकृतिक स्वतंत्रता की सार्थक व्याख्या की जा सकती है। इसका मतलब जीवन की उन बातों से है जिनमें व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ उस समय तक हस्तक्षेप न किया जाए जब तक वह दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करे। अगली है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसका अभिप्राय है कि व्यक्ति के ऐसे कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिसका संबंध व्यक्ति के केवल उसके अस्तित्व से हो। इस सिद्धांत के विचारकों की मान्यता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए यह आवश्यक है कि राज्य उसके स्वयं से संबंधित कार्यों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करे। व्यक्ति के स्वयं से संबंधित कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।
राज्य इस प्रकार के व्यक्तिगत कार्यों में धर्म को मानना, इस प्रकार के व्यक्ति कार्यों में हैं जो वो हैं धर्म को मानना, अध्ययन करना, घूमना फिरना, विश्राम करना, खान पान, रहन सहन और पारिवारिक जीवन आदि को शामिल किया जा सकता है। जे.एस. मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक हैं। उन्होंने कहा है कि मानव समाज को केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संभव है। बर्ट्रैंड रसल भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व देता है। इससे वह सबसे अच्छा राजनीतिक गुण मानता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक विचारक व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दूसरी सभी स्वतंत्रताओं से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अगली है राजनीतिक स्वतंत्रता। वर्तमान युग में देखें तो राजनीतिक स्वतंत्रता की सबसे सार्थक अभिव्यक्ति लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को अपने राज्य की शासन व्यवस्था के कार्यों में स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय रूप से भाग लेने से है। इसका संबंध राज्य के कार्यों में लोगों की सक्रिय होने की शक्ति से है। इस प्रकार की स्वतंत्रता का अस्तित्व यह प्रदर्शित करता है कि जनता अपनी सरकार को नियंत्रित और परिवर्तित कर सकती है। राजनीतिक स्वतंत्रता, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार, प्रतिनिधियों के चुनाव का अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, स्वस्थ जनमत का निर्माण आदि। लीकॉक राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ संवैधानिक स्वतंत्रता से लेते हैं। इसी प्रकार लास्की के अनुसार राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। बारकर के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य सरकार पर अंकुश रखने की शक्ति नहीं, बल्कि सरकार बनाने और उस पर नियंत्रण रखने की क्षमता है। सरकार बनाने का अर्थ सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर चुनाव में स्वतंत्रता पूर्वक हिस्सा लेना, और सरकार पर नियंत्रण का अर्थ खुला और निरंतर विचार विमर्श जिसमें सभी व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता व योग्यता अनुसार स्वतंत्र रूप से सहभागिता निभा सके। अगला है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उन स्वतंत्रताओं से है जो व्यक्ति समाज या राज्य का नागरिक होने के नाते प्राप्त करता है, जिसका उद्देश्य हर नागरिक को समान अवसर तथा अधिकार प्रदान करना होता है, और नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण की भी संवैधानिक व्यवस्था होती है। नागरिक स्वतंत्रता असीमित नहीं होती है। राज्य सार्वजनिक हित में इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। नागरिक स्वतंत्रता राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है: शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता, और व्यक्ति को व्यक्ति और व्यक्तियों के समुदाय से स्वतंत्रता। अर्नेस्ट वार्कर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता में तीन बातें आती हैं: दैहिक स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता और व्यवहारिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता में व्यक्ति के जीवन व स्वास्थ्य को कोई खतरा न हो, कोई क्षति न पहुंचे। बौद्धिक स्वतंत्रता में व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने में स्वतंत्र हो, और व्यवहारिक स्वतंत्रता में व्यक्ति अन्य दूसरे लोगों के साथ संबंध स्थापित करने के क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र इच्छा से काम ले सके। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता। इसका अर्थ है व्यक्ति को रोजगार, दैनिक आजीविका के अर्जन अवसर की स्वतंत्रता। आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक स्वतंत्रता तथा सकारात्मक स्वतंत्रता एक दूसरे के विपरीत पक्ष प्रस्तुत करती है। नकारात्मक संदर्भ में आर्थिक स्वतंत्रता का यह अर्थ माना जाता है कि व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों पर किसी प्रकार का
प्रतिबंध न हो। इस तरह मालिक और मजदूर दोनों को अनुबंध की पूर्ण स्वतंत्रता हो। इसके विपरीत आर्थिक स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा सर्वसाधारण की आर्थिक असमर्थता के निराकरण की मांग करती है। अतः वह समाज के आर्थिक ढांचे में ऐसे परिवर्तन की मांग करती है जिसमें अमीर और गरीब वर्गों में ऐसा अंतर न रहे कि एक वर्ग दूसरे वर्ग के शोषण की छूट मिल जाए। लास्की के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा तथा सुविधा प्राप्त हो। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता आदि हैं। अब स्वतंत्रता का संरक्षण। स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए विभिन्न विचारकों ने कुछ दशाओं को वांछनीय और आवश्यक माना है, जिनमें देखें तो विशेष अधिकारों का अंत होना चाहिए। कि लास्की ने कहा है कि यदि समाज में किसी भाग को विशेष अधिकार दिए गए हों तो उस दशा में जनसाधारण स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता। अगला है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होनी चाहिए। कि स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली आवश्यक है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है जिसमें व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता मिलती है। शासन की अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। कि स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी आवश्यक है और लोगों में अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की जागरूकता होनी चाहिए। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार होने चाहिए। राज्य में शासन शासक वर्ग की इच्छा मात्र पर निर्भर न होकर विधि का शासन होना चाहिए और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शासन के विभिन्न अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत लागू होना चाहिए। आर्थिक समानता होनी चाहिए। स्वतंत्र व निष्पक्ष प्रेस होनी चाहिए आदि स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आवश्यक है।